ग्रुप है उसे हम पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। अब ये कैसे अलग है? क्योंकि वायरस लाइक ए भी रेट्रो ट्रांसपोजोन है और पॉली ए भी रेट्रो ट्रांसपोजोन है, तो दोनों में क्या अंतर है और क्या सिमिलरिटी है, उस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम लोग पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को डिस्कस करते हैं तो ये थोड़ा सा अलग है। इसके 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड अलग अलग होते हैं। पहला तो डिफरेंस ये है, इसका जो 5 प्राइम का एंड है उसे हम 5 प्राइम यूटीआर कहते हैं। इस रीजन को नाम देते हैं 5 प्राइम यूटीआर, और यूटीआर स्टैंड करता है अनट्रांसलेटेड रीजन पर। जब कभी हम लोग अपने एमआरएनए को पढ़ते हैं, मैच्योर एमआरएनए को, तो ओपन रीडिंग फ्रेम और उसके दोनों तरफ जो पार्ट छूट जाता है उसे 5 प्राइम यूटीआर या 3 प्राइम यूटीआर कहते हैं। तो यूटीआर स्टैंड करता है अनट्रांसलेटेड रीजन। तो इसका जो 5 प्राइम एंड है वो अलग है और 3 प्राइम एंड भी अलग है। इसका जो 3 प्राइम एंड है वो अलग है। और इसके इस 3 प्राइम एंड को हम लोग नाम देते हैं 3 प्राइम यूटीआर। 3 प्राइम यूटीआर कहते हैं। इसी 3 प्राइम यूटीआर के जस्ट नीचे हमें एक ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो एडेनिन 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 एडेनिन, इस तरीके से थाइमीन थाइमीन, और ये कुछ इस तरीके से एक ये ब्लॉक हमें और मिल रहा है। इस पार्ट को हम लोग यदि ऊपर देखें तो एडेनिन है, तो इसे हम पॉली ए कह देते हैं, पॉली ए। तो 3 प्राइम ए, तो 3 प्राइम यूटीआर के जस्ट नीचे हमें एक एडेनिन का स्ट्रेच मिलता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री थाइमीन है। तो यहां पर यह कहना कि टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट है, नहीं है। डीएनए ट्रांसपोजोन्स पर टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट थे। जो रिपीट लेफ्ट साइड था वही राइट साइड था, बस इन्वर्टेड था। उसी तरीके से जो वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन से उनमें जो एलटीआर मिल रहा है राइट साइड वही लेफ्ट साइड, अर्थात दोनों एंड पर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के वही रिपीट पाए जा रहे हैं। लेकिन जब हम पॉली ए ट्रांसपोजोन्स में आते हैं तो 5 प्राइम एंड पर 5 प्राइम यूटीआर है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अलग है। 3 प्राइम एंड पर पहुंचते हैं तो 3 प्राइम यूटीआर और 3 प्राइम यूटीआर के जस्ट नीचे हम लोग कह सकते हैं 3 प्राइम यूटीआर फॉलोड बाई एटी रिच सीक्वेंस। ये एटी रिच सीक्वेंस है जिसे पॉली ए कह सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टर क्या है एंजाइम कोड करने के लिए, उसको भी आप समझ लें। इसके पास अपने ORF1 एंड सेकेंड इज ORF2। इसके पास अपने 2 जीन हैं, एक है ORF1 और दूसरा है ORF2। आपको ध्यान रखना है, मैं पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की बात कर रहा हूं तो एंड वेरी कर रहे हैं, दोनों एंड पर सेम तरह के रिपीट्स नहीं पाए जा रहे हैं। 5 प्राइम एंड को हम 5 प्राइम यूटीआर, 3 प्राइम पर हम लोग 3 प्राइम यूटीआर, उसके जस्ट नीचे एक एटी रिच सीक्वेंस है जिसे आप पॉली ए कह सकते हैं। इसके पास जो कोडिंग जीन्स हैं वो 2 हैं, वन इज ORF1 एंड सेकेंड इज ORF2। ORF और इसका मतलब होता है ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम। जो ORF1 है ये कोड करता है प्रोटीन जो आरएनए के साथ बाइंड करती है, तो इसे हम आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। तो इनकोड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो आप जरा ध्यान दें, इसके पास जो जीन है वो जो ORF1 है उसने कोड किया है एक आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन को।
जो ORF2 है ये कोड करता है एक एंजाइम या ये कहें प्रोटीन। एंजाइम कोड करता है जिसके पास है दोनों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंडोन्यूक्लिएज, दोनों एक्टिविटी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। ये डिफरेंस है वायरस लाइक रेट्रोट्रांसपोजोन्स एंड पॉली ए रेट्रोट्रांसपोजोन्स में। आप इस पॉइंट को सभी लोग समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार दोनों में कंपैरिजन दोबारा करा रहा हूं। जो वायरस लाइक रेट्रोट्रांसपोजोन्स हैं उनके एंड पर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स पाए जाते हैं, दोनों एंड पर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स हैं। जो पॉली ए रेट्रोट्रांसपोजोन्स हैं उनके एंड पर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स या टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उसका जो 5 प्राइम एंड है उसे हम 5 प्राइम यूटीआर कहते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। उसका जो 3 प्राइम एंड पर पोर्शन पर आए तो वहां पर एक 3 प्राइम यूटीआर रीजन है और जस्ट उसके नीचे एक एटी रिच सीक्वेंस है। एटी रिच सीक्वेंस, एक स्ट्रैंड में एडेनिन है, दूसरे स्ट्रैंड में थाइमीन है, और इसी के साथ इसके पास भी 2 जीन्स हैं जो प्रोटीन कोड करते हैं। एक जीन का नाम है ORF1 एंड सेकेंड इज ORF2। ये ओपन रीडिंग फ्रेम के लिए स्टैंड करते हैं। जो ORF1 है वो आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन कोड करता, अर्थात ट्रांसपोजेज एंजाइम को कोड नहीं किया। पॉली ए रेट्रोट्रांसपोजोन ट्रांसपोजेज को इनकोड नहीं कर रहा है, आप अंतर समझ सकते हैं। सेकेंड इज ORF2, जो ओपन रीडिंग फ्रेम 2 है वो इनकोड करता है एक प्रोटीन, एक एंजाइम जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी है। इस वजह से डिफरेंस आ रहा है पॉली ए रेट्रोट्रांसपोजोन्स और रेट्रोट्रांसपोजोन्स में। चलिए इसको रीड करते हैं पीछे आकर के, जरा देखिए। आल्सो कॉल्ड नॉन LTR, देखिए यहां पर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट पाए ही नहीं जाते हैं। पॉली ए रेट्रोट्रांसपोजोन्स में लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स नहीं है, इस वजह से इनको हम नॉन LTR एलिमेंट्स कहते हैं। आप ये ध्यान रखना है। डू नॉट हैव टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स, और जो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट था उस रिपीट के अंदर ही प्रेजेंट था टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट। तो लॉन्ग रिपीट और टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट मिल करके वायरस लाइक रेट्रोट्रांसपोजोन्स में बनाते हैं जो टर्मिनल, ठीक है, या लॉन्ग टर्मिनल रिपीट बनाते हैं, LTR जिसे कहते हैं। तो ना तो इसके पास LTR है और ना ही टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एंड अलग अलग हैं, आपको ध्यान ही रखना है। The two ends of the elements have distinct sequence, दोनों एंड के अलग अलग सीक्वेंस है। वन एंड इज कॉल्ड 5 प्राइम UTR, एक एंड को 5 प्राइम UTR कहते हैं, वेयर एज द अदर एंड द 3 प्राइम UTR, दूसरे एंड को 3 प्राइम UTR कहते हैं। और 3 प्राइम UTR फॉलोड बाई ए स्ट्रेच ऑफ 80 रिच 80 बेस पेयर कॉल्ड पॉली ए सीक्वेंस, जिसे हम पॉली ए सीक्वेंस कहते हैं। मैं आपको भी बता चुका हूं। कोई भी LTR और टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट है नहीं। एक एंड को 5 प्राइम UTR, दूसरे एंड को 3 प्राइम UTR फॉलोड बाई 80 रिच सीक्वेंस, ये हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया है। दे कैरी 2 जीन्स नोन एज ORF1 एंड ORF2। देखिए ORF1 क्या कर रहा है, इनकोड ए RNA बाइंडिंग प्रोटीन। ORF2 इनकोड ए प्रोटीन विथ बोथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी हैं। अब आप अंतर समझ सकते हैं दोनों के बीच में। देखिए ये डिफरेंस हो गया। तो रेट्रोट्रांसपोजोन्स के 2 ग्रुप हैं, और ऐसा मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, क्या आप लोग, मैं क्वेश्चन करूंगा, आप लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप लोगों को आंसर देना है कि डीएनए ट्रांसपोजोन्स के एंड को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, डीएनए ट्रांसपोजोन्स के एंड पर क्या पाए जाते हैं, आपको यह ध्यान देना है।
आपको मुझे बताना है डीएनए ट्रांसपोजोन्स के एंड पर कौन से सीक्वेंस पाए जाते हैं, उनको क्या नाम देते हैं। वेद प्रकाश का आंसर आ गया है टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट। गीतांजलि टर्मिनल एंड्स, प्रियंका टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट, अरुण टर्मिनल एलटीआर सीक्वेंस। मैंने क्वेश्चन किया है डीएनए ट्रांसपोजोन्स के एंड पर कौन से रिपीट्स पाए जाते हैं, उसका नाम क्या है। इन्वर्टेड रिपीट सृष्टि, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट सोनल सिन्हा, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट गीतांजलि, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट अब सही है आंसर। लता टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है डीएनए ट्रांसपोजोन्स को कैरेक्टराइज करते हैं टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, कई स्टूडेंट्स ने मुझे केवल इन्वर्टेड रिपीट बता दिया है, इन्वर्टेड रिपीट नहीं लिखेंगे, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट। तो डीएनए ट्रांसपोजोन्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स एट बोथ एंड्स एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोजेजीन। ट्रांसपोजेजीन का होना, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट होना, ये सिग्नेचर कैरेक्टर है डीएनए ट्रांसपोजोन्स का जो ऑटोनॉमस है। सेकेंड, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आप वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का कैरेक्टर बताएं, वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के एंड को कैरेक्टराइज करें, वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के एंड पर कौन सा सीक्वेंस पाया जाता है, आप उसका नाम लिखें। जिन लोगों ने थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड किया है अब वो जल्दी रिस्पॉन्ड करें। पुनीत कुमार एलटीआर, वेद प्रकाश एलटीआर, लता एलटीआर, सोनाली सिन्हा एलटीआर, अरुण मौर्य एलटीआर, श्रद्धा राजपूत एलटीआर, गीतांजलि एलटीआर, प्रियंका लॉन्ग रिपीट सीक्वेंस, पुनीत कुमार एलटीआर, देखिए सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, बस एक दो लोगों ने उसको सही से लिखा नहीं है, आप ये समझ लें। देखिए जब हम लोग लिखते हैं एलटीआर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, यहां पर मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दूं, जब लॉन्ग टर्मिनल रिपीट आप लिखते हैं तो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट का मतलब हो गया कि एक लॉन्ग रिपीट तो है ही, साथ में टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट है। इन दोनों को कलेक्टिवली कहा गया है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। जरा यहां पर सभी लोग ध्यान दें, द टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट एम्बेडेड इन ए लॉन्गर रिपीट सीक्वेंस एट बोथ एंड्स, दीज सीक्वेंस इज कलेक्टिवली कॉल्ड लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। तो जब कभी आपसे यह पूछा जाएगा कि वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के एंड पर कौन सा सीक्वेंस पाया जाता है, तो आपको पूरा नाम लिखना है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। ठीक है, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट का अपना इंटीग्रल पार्ट है टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या पॉली ए, मेरा क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से सुने,
क्या पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के दोनों एंड एक जैसे होते हैं, उनका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो समान होता है इन्वर्टेड या डायरेक्ट रिपीट में? आपको ये बताना है। क्या टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट जो पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं, जो पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं, क्या उनके दोनों एंड के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस समान होते हैं या नहीं होते हैं? यस और नो में आंसर देंगे। पुनीत कुमार नो, सृष्टि नो, सोनल सिन्हा नो, वेद प्रकाश नो, नहीं, श्रद्धा राजपूत नहीं, लता नो, अरुण मौर्य नो, ठीक है, सभी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। समान नहीं होते हैं। इसके एक एंड को 5 प्राइम और दूसरे एंड को 3 प्राइम फॉलोड बाई 80 रिच सीक्वेंस। आपको यह ध्यान रखना है, दोनों में ये डिफरेंस आ रहे हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। पॉली ए ट्रांसपोजोन्स को फर्दर डिस्कस करते हैं। थोड़ा यहां पर एक पॉइंट आप और ध्यान दें, पॉली ए ट्रांसपोजोन्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को हम लोग फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। जो पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं वो दोनों तरह के हो सकते हैं, ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस। यहां पर सभी लोग एक बार ध्यान देंगे, ये पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन है। पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन में दो जीन्स हैं, वन इज ORF1 एंड सेकेंड इज ORF2। जो ORF1 है वो एक RNA बाइंडिंग प्रोटीन कोड करता है, जो कि एक मॉलिक्यूलर चैपरॉन की तरह फंक्शन करता है। मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, उसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। जितने भी आप जनरली स्टडी करते हैं अपने कंपटीशन के लिए, उसमें बहुत ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है। जनरली एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर चैपरॉन। इससे इनकोड होने वाली प्रोटीन एक मॉलिक्यूलर चैपरॉन की तरह फंक्शन करती है, ठीक है। अब आता है दूसरा जो जीन है ORF2, ये कोड करता है एंजाइम जिसका फंक्शन या जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी भी है और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, ठीक है। और किसी भी रेट्रो ट्रांसपोजोन को यदि ट्रांसपोजिशन करनी है तो पहले वो आरएनए में कॉपी होगा और आरएनए कन्वर्ट होगा डीएनए में, देन ट्रांसपोजिशन होगी। यदि उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं है, वो कोड नहीं कर पाता है, तो क्या वो ट्रांसपोजिशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यदि हम पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में ORF2 जीन का एक्सप्रेशन बंद करा दें, ये एक्सप्रेस ना हो या ये जीन ही ना हो, तो क्या पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोजिशन ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज ऑटोनॉमस एंड सेकेंड इज नॉन ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस आप समझ पा रहे हैं कि क्यों डिफरेंस है। नॉन ऑटोनॉमस वो होते हैं जो एंजाइम कोड नहीं कर पाते हैं, जो ट्रांसपोजिशन का हिस्सा है, जो ट्रांसपोजिशन को कैटेलाइज करते हैं। इसी तरीके से जो पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं, ठीक है, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया, वन इज ऑटोनॉमस पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स एंड सेकेंड इज नॉन ऑटोनॉमस पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ठीक है। जो नॉन ऑटोनॉमस है वो इनकोड नहीं करते हैं ORF1 एंड ORF2 प्रोटीन्स। इनके पास ORF1 और ORF2 प्रोटीन करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तभी आप समझ सकते हैं कि इनकी जो ट्रांसपोजिशन कैपेबिलिटी है वो नहीं है, क्योंकि इनके पास जो जीन्स चाहिए ट्रांसपोजिशन के लिए, जो एंजाइम चाहिए, वो कोड नहीं कर पा रहे। मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि हम लोग इन जो नॉन ऑटोनॉमस पॉली रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं, इनको हम लोग वो एंजाइम्स प्रोवाइड कर दें जो ये कोड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो क्या ये ट्रांसपोजिशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यस और नो में आप मुझे बता सकते हैं।
आप सभी लोग इस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। यस कर पाएगा? सृष्टि ने आंसर दिया है, यस हो जाएगा। गीतांजलि यस, प्रियंका यस, श्रद्धा यस, सोनाली सिन्हा यस, लता यस, पुनीत ने भी सही आंसर दिया है यस, अरुण का भी आंसर सही है यस। ठीक है, आप सभी लोग इन पॉइंट्स को समझ पा रहे हैं। और आपको हमेशा ध्यान भी रखना है, जो नॉन ऑटोनॉमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि वो रिक्वायर्ड एंजाइम कोड नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम उनको एंजाइम्स को प्रोवाइड कर दें, उनके साथ कोई ऑटोनॉमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, तो वो ट्रांसपोजिशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये सही आंसर सभी लोगों ने दिया है। देखिए नीचे, ट्रांसपोजिशन डिपेंड्स अपॉन प्रोटीन्स इनकोडिंग बाई ऑटोनॉमस पॉली ए ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऑटोनॉमस क्या है? ऑटोनॉमस इनकोड बोथ ORF1 एंड ORF2 प्रोटीन्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब हम लोग मैमल्स में आते हैं तो एक ग्रुप है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का जिन्हें हम लाइन कहते हैं, और कई सारे होते हैं तो लाइंस कहते हैं। मैमल्स में, हायर एनिमल्स में एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का ग्रुप है जिसे हम लोग लाइंस कहते हैं, LINES। और सेकेंड ग्रुप है जिसे हम लोग साइन कहते हैं, और ये भी बहुत सारे होते हैं। साइंस प्लूरल में एक स्मॉल एस और लगा दिया, तो लाइन और साइन, आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लाइन और साइन, दीज आर द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। कई बार क्वेश्चंस में होते हैं, बुक्स में होते हैं, स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि ये है क्या। लाइन एंड साइन डीएनए एलिमेंट्स, डीएनए सीक्वेंसेस लिख दिया गया। मुझे लगता है कि आज आप बेहतर समझ पा रहे हैं लाइन क्या है। तो लाइन भी पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं दैट आर ऑटोनॉमस। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं लाइंस, जो कैसे हैं? ऑटोनॉमस हैं। और आप समझ सकते हैं साइन क्या है? ये भी पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं और ये नॉन ऑटोनॉमस हैं। ये मैमल्स, मनुष्य में सभी में पाए जाते हैं, हायर एनिमल्स में पाए जाते हैं। लाइन और साइंस के बारे में तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपने लाइन और साइन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। यदि मैं साइन के बारे में पूछूं तो आप मुझे साइन के बारे में क्या बताएंगे? ऑटोनॉमस है या नॉन ऑटोनॉमस? जो साइन है ऑटोनॉमस है या नॉन ऑटोनॉमस है? साइन के बारे में आप लोग मुझे बताएं, ऑटोनॉमस या नॉन ऑटोनॉमस? लता नॉन ऑटोनॉमस, सोनाली सिन्हा नॉन ऑटोनॉमस, प्रियंका नॉन ऑटोनॉमस, गीतांजलि नॉन ऑटोनॉमस, पुनीत नॉन ऑटोनॉमस, श्रद्धा नॉन ऑटोनॉमस। अरुण नॉन ऑटोनॉमस। सभी लोग नॉन ऑटोनॉमस सही आंसर दे रहे हैं। अब यहां पर एक पॉइंट आप और समझ लें, मैं थोड़ा करेक्टराइज कर रहा हूं, लाइन या साइन कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। यदि हम लोग यहां पर लाइन को लिख लें, यदि मैं लाइंस के बारे में लिखता हूं तो लाइंस क्या है? लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स, लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स इन मैमल्स। मैमल्स में लाइंस के बारे में तो सबसे पहले आप देखिए, जब कभी भी लाइंस आ जाएंगे तो आपको पहला तो ध्यान देना है, दे आर रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, यदि आप रेट्रो ट्रांसपोजोन्स ना लिखें तो आप सीधे समझ लें ये ट्रांसपोजोन्स हैं।
दूसरे स्टेप में हम लोग इनको लिख सकते हैं किस तरह के ट्रांसपोजोन्स हैं, तो हम लिख सकते हैं पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं, पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तीसरा पॉइंट ये आ सकता है कि ये ऑटोनॉमस है या नॉन ऑटोनॉमस है, तो आपको ध्यान रखना है जो लाइन होते हैं वो ऑटोनॉमस हैं। देखिए हम लोगों ने इसे कैरेक्टराइज कर लिया। चौथा पॉइंट क्या है, कहां पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मैमल्स में, एनिमल्स में। ये 4 पॉइंट हैं जिन पर हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं लाइंस को। तो लाइंस आर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, ये रेट्रो ट्रांसपोजोन्स फैमिली के हैं। सब फैमिली की बात करेंगे तो ये आते हैं पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में। ऑटोनॉमस है या नॉन ऑटोनॉमस है, तो ये ऑटोनॉमस हैं। कहां पाए जाते हैं, किस तरह के ऑर्गेनिज्म में, तो ये मैमल्स में पाए जाते हैं। इसी तरह से आप साइन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, दे आर आल्सो पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ये पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं, ठीक है। दे आर नॉन ऑटोनॉमस, ये नॉन ऑटोनॉमस है क्योंकि इनके पास ORF1 और ORF2 ये प्रोटीन कोड नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कहां पाए जाते हैं, तो ये मैमल्स में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको 3 तरह के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में बताया है। वन इज डीएनए ट्रांसपोजोन्स, सेकेंड इज वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, थर्ड इज पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। जो वायरस लाइक होते हैं उनमें लॉन्ग टर्मिनल रिपीट पाया जाता है और 2 जीन्स हैं, वन इज ट्रांसपोजेज एंड सेकेंड इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं उनके पास इन्वर्टेड रिपीट या लॉन्ग टर्मिनल रिपीट नहीं होते हैं, उनके 5 प्राइम यूटीआर हैं, 3 प्राइम यूटीआर हैं और नीचे AT रिच रीजन है। उनके पास 2 जीन हैं लेकिन उस दोनों जीन थोड़े डिफरेंट है। एक जीन को ORF1 कहते हैं, वो नॉन एक RNA बाइंडिंग प्रोटीन कोड करता है, ट्रांसपोजेज एंजाइम कोड नहीं करता है, ठीक है। जबकि दूसरा जीन ORF2 जो प्रोटीन कोड करता है उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी दोनों है। तो एक सिमिलैरिटी है डीएनए ट्रांसपोजोन और वायरस लाइक ट्रांसपोजोन के बीच में कि दोनों ट्रांसपोजेज जीन एक्सप्रेस करते हैं। वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन और डीएनए ट्रांसपोजोन में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों ट्रांसपोजेज जीन एक्सप्रेस करते हैं, ट्रांसपोजेज जीन कैरी भी करते हैं, आप ऐसा ध्यान रखें, ठीक है। जबकि पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन के पास ट्रांसपोजेज जीन नहीं है। ये स्ट्रक्चरल कैरेक्टर हैं जो इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं और ऐसा मैं मान रहा हूं सभी लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ट्रांसपोजिशन के मैकेनिज्म पर आते हैं कि ट्रांसपोजिशन कैसे होती है, रेप्लिकेटिव होगी या नॉन रेप्लिकेटिव होगी, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब पॉइंट आता है ट्रांसपोजिशन ऑफ डीएनए ट्रांसपोजोन्स। डीएनए ट्रांसपोजोन्स की ट्रांसपोजिशन कैसे होती है, तो यहां पर इस पॉइंट को या मैं आगे इस पॉइंट को समझा देता हूं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ जाएंगे। जो डीएनए ट्रांसपोजोन्स हैं उनकी जो ट्रांसपोजिशन है वो कैसे होगी और उसी को बेस बना करके हम रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को भी हम लोग स्टडी कर लेंगे। ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, डोनर डीएनए है। इस ट्रांसपोजेबल ये डीएनए है और ये डीएनए ट्रांसपोजोन है। इसके ट्रांसमिशन के ट्रांसपोजिशन के 2 मोड हो सकते हैं। इसके ट्रांसमिशन के 2 मोड हो सकते हैं, आप समझ लीजिए कैसे 2 मोड हो सकते हैं। एक मोड ये हो कि ये अपने आप को बाहर निकाले, ये अपने आप को बाहर निकाले अपनी ओरिजिन जहां पर ये प्रेजेंट है, अपनी इनिशियल साइट से बाहर निकाले, अर्थात ये एक्साइज करे वहां से, ये बाहर निकल आया। दूसरा ये बाहर ना निकले, वहीं से ये रेप्लिकेट करे, रेप्लिकेट करे और जब रेप्लिकेट करेगा तो ये भी
अपने जैसा एक और डीएनए बना लेगा। ये दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें ये हो सकती हैं। तो यदि ये खुद ही बाहर निकला, खुद बाहर निकला, अपने आप को रेप्लिकेट ना किया, तो इसे हम नॉन रेप्लिकेटिव कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और देन ये जाकर के अपने आप को इंसर्ट कर ले टारगेट डीएनए पर, आकर के अपने आप को इसने इंसर्ट कर लिया एक टारगेट डीएनए पर, और जब इंसर्शन कंप्लीट हो गया ये ट्रांसपोजोन आकर के इंसर्ट हो गया, तो अभी आप लोग इस हाफ पार्ट को चेक करें, देखिए क्या होगा। ये ट्रांसपोजोन है, यहां पर ये ट्रांसपोजोन अपने डोनर डीएनए पर है, यहां से जब ये बाहर निकला, तो जब ये बाहर निकला तो यहां पर ये ट्रांसपोजोन खत्म हो जाएगा, ये ट्रांसपोजोन यहां पर खत्म हो गया, क्योंकि ये यहां से एक्साइज हुआ, बाहर निकला और देन जाकर के अपनी टारगेट डीएनए साइट पर इंसर्ट हो गया। तो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट था, यहां से बाहर आया और देन टारगेट डीएनए पर जाकर के इंसर्ट हो गया। यदि ये इस तरह से जाता है कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो अपनी इनिशियल जहां वो प्रेजेंट है, अपनी प्रेजेंस वाली साइड से खुद बाहर निकले, बाहर आया और देन जाकर के अपनी टारगेट डीएनए साइट पर इंसर्ट हो गया, तो कैसा हुआ, ये कट हुआ, कट होकर के बाहर आ गया और फिर आगे जाकर के ये इंसर्ट हो गया। इसे हम कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन कहते हैं, कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन, या इसे ही नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन कहते हैं, नॉन रेप्लिकेटिव। जब कभी भी ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा तो देखिए जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट था अब वो यहां पर आ गया, अर्थात वही ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जंप कर गया एक जगह से दूसरी जगह, तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का कॉपी नंबर है वो इंक्रीज नहीं होगा। जब कभी इस तरह के मोड को फॉलो करते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, डीएनए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, तो उनको हम लोग नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन कहते हैं। जो मैकेनिज्म है वो नॉन रेप्लिकेटिव हुआ, और यहां पर नंबर बढ़ने वाला नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप ध्यान रखें। चलिए दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ के कॉन्सेप्ट को यदि हम चेक करें तो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट यहां पर है, ये खुद बाहर नहीं आया बल्कि इसने अपने आप को रेप्लिकेट किया। रेप्लिकेट करने के बाद ये एक टारगेट डीएनए पर आकर के इंसर्ट हो गया, यहां पर आकर के ये इंसर्ट हो गया, तो एक नई जगह पर आकर के इंसर्शन हुआ, और जब ये इंसर्ट हो गया तो एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ये है, और जहां पर वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट अपनी इनिशियल ओरिजिन साइट पर था वहां पर तो वो है ही, तो ये रेप्लिकेटिव मोड हुआ। तो एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट यहां था, इसी ने अपने आप को कॉपी किया, और जब ये कॉपी हो करके अगली जगह पर जाकर के इंसर्ट हुआ तो एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ये आ गया, तो दो हो गए। तो जैसे ही ट्रांसपोजिशन कंप्लीट हुई वैसे ही ट्रांसपोजेबल एलिमेंट दो हो गए। जब इस तरह से ट्रांसपोजिशन होती है तो इसे हम रेप्लिकेटिव या कॉपी एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, इसी को पीछे हम लोग चेक करते हैं। ट्रांसपोजिशन दो तरह का है, आप उसको समझ लें। ट्रांसपोजिशन दो तरह का है। There are two mode of transposition of DNA transposons. DNA transposons की ट्रांसपोजिशन दो तरह की हैं। One is non-replicative. Non-replicative का मतलब है वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, जहां पर ट्रांसपोजोन प्रेजेंट है वो वहां से क्या करेगा, अपने आप को बाहर निकालेगा और आगे वो शिफ्ट हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, डीएनए ट्रांसपोजोन्स की ट्रांसपोजिशन मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पुनीत कुमार का क्वेश्चन आया है, तो रेप्लिकेटिव और रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में क्या डिफरेंस होगा। तो आप इस चीज को समझ लें कि उसमें डिफरेंस के बारे में मैं कुछ पॉइंट बता चुका हूं कि जो रेप्लिकेटिव डीएनए ट्रांसपोजोन्स हैं, जब वो रेप्लिकेट करेंगे तो डीएनए ही बनेगा। पहला तो डिफरेंस ये है। आप यहां समझ लें, जो रेप्लिकेटिव डीएनए ट्रांसपोजोन्स होंगे, तो जब रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए ट्रांसपोजोन से डीएनए बनेगा, और जब डीएनए बन जाएगा तो अपनी साइट पर आकर के, जो उसकी टारगेट साइट है वहां पर आकर के इंसर्ट हो जाएगा। इस टारगेट साइट पर आके इंसर्ट हुआ। यहां एक डिफरेंस तो यह है कि जब रेप्लिकेटिव डीएनए ट्रांसपोजोन मूव करा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोजिशन में गया, तो बीच में कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज आरएनए की नहीं थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में आरएनए से डीएनए का कन्वर्जन होता है, उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। डीएनए ट्रांसपोजोन्स जो रेप्लिकेटिव मैनर में जा रहे हैं, उन्हें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की कोई जरूरत नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है। तीसरा, आपको यह अंतर ध्यान रखना है, जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं उनके एंड पर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट मिल सकते हैं, या 5 प्राइम या 3 प्राइम यूटीआर जैसे रीजन्स मिल सकते हैं, जबकि डीएनए ट्रांसपोजोन्स में टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स पाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है कि वो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है तो एज ए आरएनए इंटरमीडिएट बाहर आएंगे। बस आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा तब तो ये कि जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है वो रेप्लिकेटिव डीएनए ट्रांसपोजोन्स जैसे लग रहे हैं। केवल एक सिमिलैरिटी है, रेप्लिकेटिव डीएनए ट्रांसपोजोन्स और रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जब ट्रांसपोजिशन कंप्लीट करेंगे तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का नंबर बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है, मैं उसी पॉइंट को समझा रहा हूं। जो यहां पर केवल एक बेसिक पॉइंट आप समझ रहे हैं, रेप्लिकेशन का मतलब क्या आप पढ़ चुके हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है उसने अपने आप को रेप्लिकेट कर दिया, अर्थात अपने ही जैसा एक डीएनए और बना लिया, और जब डीएनए बन गया तो अपनी टारगेट डीएनए साइट पर जाकर के इंसर्ट हो गया। बस एक डिफरेंस रहा कि उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया, जबकि रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जब मूव करते हैं तो रेप्लिकेट नहीं करते, वो अपने आप को ट्रांसक्राइब करते हैं पहले आरएनए में, फिर उनका अपना एंजाइम उन्हें रेप्लिकेट करता है डीएनए में वाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, दो मोड मैंने यहां पर बनाए हुए हैं, एक खुद ही बाहर आना, जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है डीएनए ट्रांसपोजोन है, वो अपनी डोनर डीएनए से खुद बाहर आया, वहां से कट किया और बाहर आया, और जाकर के जो न्यू डीएनए साइट है उस पर जाकर के इंसर्ट हो गया। हम इस तरह के मैकेनिज्म को कट पेस्ट कहते हैं, नॉन रेप्लिकेटिव कहते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं, पीछे आते हैं। नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन आल्सो कॉल्ड कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन। कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन, कट किया और पेस्ट कर लिया ट्रांसपोजिशन को। मैं आपको समझा दूं, बेसिकली आपको यह बता दूं, माना कि आपके पास एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक है, उस बुक में ट्रांसपोजोन्स का एक चैप्टर है और आप नोट्स बना रहे हैं। ट्रांसपोजोन्स का एक चैप्टर है और आप नोट्स बना रहे हैं। आप क्या करें, अपनी बुक से ट्रांसपोजोन्स के चैप्टर के वो सारे पेजेस कट करें और अपनी नोटबुक में चिपका लें, चस्पा कर लें। तो देखिए क्या अंतर आया।
आपने बुक में जो चैप्टर था उसे कट किया और अपनी नोटबुक में आपने उसे चस्पा कर लिया। जब आपने ऐसा किया तो जो बुक में जो पोजीशन थी उन पेजेस की वो तो खत्म हो गई और आपने उनको अपनी कॉपी में लगा दिया, अर्थात जो एक दूसरी साइड पर थे अब वो आपकी नोटबुक में आ गए। ये हुआ कट एंड पेस्ट, आपने कट किया और दूसरी तरह चस्पा कर लिया। जरा आप ऐसे सोचें कि आपने बुक ओपन करी और बुक ओपन करने के बाद उसी ट्रांसपोजोन्स के चैप्टर को आपने अपने नोटबुक में लिख लिया, अर्थात उस पूरी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लिया। तो बुक में भी इंफॉर्मेशन रही और आपकी कॉपी में भी इंफॉर्मेशन आ गई। तो इसे हम कहते हैं कॉपी एंड पेस्ट। जैसे हम लोग फोटोकॉपी मशीन पर जाते हैं, एक पेज देते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है, जिसकी फोटोकॉपी आपको करानी है और वो आपको दूसरी कॉपी बना के दे, दोनों वापस कर देता है, आपको दे दिया। उसी तरह से कट पेस्ट में केवल इतना डिफरेंस है, बाकी दोनों डीएनए, बाकी मैकेनिज्म दोनों का सेम है। बस क्या हुआ, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन में ट्रांसपोजोन बाहर नहीं निकला बल्कि उसने अपने जैसा एक ट्रांसपोजोन रेप्लिकेट करके और बना दिया। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। तो नॉन रेप्लिकेटिव को हम कट एंड पेस्ट कहते हैं, जो नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन है उसे हम लोग कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इन दिस ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक्साइजेस फ्रॉम इट्स इनिशियल अर्थात ओल्ड लोकेशन इन द होस्ट डीएनए एंड इंसर्टेड एट ए न्यू डीएनए साइट। जो अपनी इनिशियल साइट है वहां से वो बाहर आता है और नई डीएनए साइट पर इंसर्ट हो जाता है। सिग्नेचर कैरेक्टर क्या है, द कॉपीज ऑफ ट्रांसपोजोन्स डज नॉट इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन की रिजल्ट में जब ट्रांसपोजिशन कंप्लीट होगी तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का कोई भी नंबर नहीं बढ़ेगा, कॉपी नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये कट एंड पेस्ट था। जरा कॉपी पेस्ट में आते हैं, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन में आते हैं। रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन को हम लोग आल्सो कॉल्ड कॉपी एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन। कॉपी एंड पेस्ट अर्थात एक कॉपी है उसी का दूसरा कॉपी बना और वो जाकर के इंसर्ट हो गया। इन दिस ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट रेप्लिकेट ए न्यू कॉपी फॉर्म एंड इंसर्टेड एट न्यू डीएनए साइट, एक नई डीएनए साइट पर इंसर्ट करता है। द कॉपीज ऑफ ट्रांसपोजोन्स इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। जब भी ट्रांसपोजिशन होगी तो उसकी कॉपी हमेशा इंक्रीज करेगी। ये रेप्लिकेटिव हुआ। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, डीएनए ट्रांसपोजिशन जो ट्रांसपोजोन्स हैं उनके ट्रांसपोजिशन का मोड दो है, एक है रेप्लिकेटिव और एक है नॉन रेप्लिकेटिव। आपको ध्यान रखना है, यदि रेप्लिकेटिव मोड उसने अपनाया है, रेप्लिकेटिव मोड में जा रहा है, तो फिर हमेशा ट्रांसपोजोन का नंबर बढ़ेगा, और यदि नॉन रेप्लिकेटिव मोड में है तो ट्रांसपोजोन का नंबर नहीं बढ़ेगा। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जब ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या नंबर बढ़ेगा या घटेगा, या समान रहेगा, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जब ट्रांसपोजिशन करेंगे तो हमारे जीनोम में रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का नंबर बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा, सेम रहेगा? सेम, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, तीन शब्दों में आपको सेलेक्ट करके लिखना है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के बारे में। इंक्रीजेस, अरुण का आंसर इंक्रीजेस, श्रद्धा नंबर इंक्रीज होगा, पुनीत बढ़ेगा, लता इंक्रीज, वेद प्रकाश बढ़ेगा, सोनाली इंक्रीजेस, प्रियंका इंक्रीजेस, सृष्टि इंक्रीज, गीतांजलि इंक्रीज। सभी लोगों ने सही आंसर दिया है और जो लोग टाइप कर रहे हैं सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, इंक्रीज करेगा। हमेशा जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो हमेशा रेप्लिकेटिव होता है। ऑलवेज जो नंबर है ट्रांसपोजोन्स का, नंबर ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजोन्स
एज वेल एज इंक्रीजेस या इंक्रीजेस एज वेल एज रेट्रो ट्रांसपोजिशन अकर्स, जैसे जैसे रेट्रो ट्रांसपोजिशन होगी रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का नंबर जीनोम में बढ़ेगा। आपको यह ध्यान रखना है, हमेशा रेट्रो ट्रांसपोजिशन रेप्लिकेटिव या ये कहें हमेशा रेप्लिकेटिव मैनर में ही होती, हमेशा रेट्रो ट्रांसपोजिशन में नंबर बढ़ेगा, यह ध्यान रखना है। मैं बोल रहा हूं ऑलवेज रेट्रो ट्रांसपोजोन्स नंबर इंक्रीजेस एज वेल एज रेट्रो ट्रांसपोजिशन अकर। तो हमेशा जब भी रेट्रो ट्रांसपोजिशन होगी रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का नंबर बढ़ेगा। लेकिन डीएनए ट्रांसपोजोन्स में हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि डीएनए ट्रांसपोजोन्स जब भी ट्रांसपोजिशन करेंगे तो उनका नंबर बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं है। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में तो हमेशा बढ़ेगा, डीएनए ट्रांसपोजोन्स में डिपेंड करता है वो रेप्लिकेटिव है या नॉन रेप्लिकेटिव है। यदि रेप्लिकेटिव होगा तो नंबर बढ़ेगा, नॉन रेप्लिकेटिव होगा तो नंबर नहीं बढ़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये ट्रांसपोजिशन है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और डीएनए ट्रांसपोजोन्स, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख रहा हूं ट्रांसपोजोन्स के बारे में कि डीएनए ट्रांसपोजोन्स बैक्टीरिया में कौन है और यूकैरिया में कौन है, वो रेप्लिकेटिव है या नॉन रेप्लिकेटिव है। अब यहां पर मुझे यह बताना है कि ट्रांसपोजोन्स कौन कौन से हैं, उनके बेसिक उदाहरण क्या है, आप उनको समझ लीजिए। मैंने यहां पर एक लिस्ट बनाया हुआ है डीएनए ट्रांसपोजोन्स के बारे में। ये डीएनए ट्रांसपोजोन्स हैं, थोड़ा सा इनके बारे में आप समझ लीजिए कि डीएनए ट्रांसपोजोन्स तो डीएनए ट्रांसपोजोन्स मैं यहां पर उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं ट्रांसपोजोन्स के बारे में। बेसिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, आप इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स, बैक्टीरिया में ट्रांसपोजोन्स कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। एग्जांपल में TN3, गामा डेल्टा, फाज एंड म्यू। फाज म्यू, बैक्टीरियोफाज जो म्यू है उसी से इसको लिया गया है। तो TN3 है, गामा डेल्टा है, फाज म्यू, ये तीन एग्जांपल यहां पर हम लोग रख रहे हैं। ये रेप्लिकेटिव हैं, बैक्टीरिया में जो रेप्लिकेटिव डीएनए ट्रांसपोजोन्स हैं उनमें TN3, गामा डेल्टा, फाज म्यू। यदि हम लोग इसके कैरेक्टर को देखें तो टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट दैट फ्लैंक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड ट्रांसपोजेज जीन, ट्रांसपोजिशन के लिए ट्रांसपोजेज जीन होना चाहिए और टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट होना चाहिए, दोनों है, ये रेप्लिकेटिव है। दूसरी तरफ आते हैं बैक्टीरिया में TN5, TN10, TN7, ठीक है। इंसर्शन IS, इंसर्शन सीक्वेंस कहते हैं IS 911 एंड TN917, ठीक है। तो TN ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के लिए है और IS इंसर्शन एलिमेंट के लिए, ये नॉन रेप्लिकेटिव मैनर में जाते हैं। टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स, यहां पर टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं दैट फ्लैंक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एंड ट्रांसपोजेज जीन, ठीक है। ये बैक्टीरिया में दो ग्रुप हैं, एग्जांपल रखे हुए, एक ग्रुप में रेप्लिकेटिव है, दूसरा नॉन रेप्लिकेटिव है। दोनों में ट्रांसपोजिशन के लिए जो जीन चाहिए और इन्वर्टेड रिपीट चाहिए वो दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन बैक्टीरिया में आपको ध्यान रखना है TN5, TN10, TN7, TN917 और इंसर्शन सीक्वेंस IS मतलब है इंसर्शन सीक्वेंस 911, ये नॉन रेप्लिकेटिव मैनर में ट्रांसपोजिशन करते हैं। इसका मतलब इंसर्शन सीक्वेंस जब भी ट्रांसपोजिशन करेंगे इनका नंबर जीनोम में इंक्रीज नहीं करेगा। नीचे आते हैं यूकैरियोटिक सिस्टम में। यूकैरियोटिक सिस्टम में जो डीएनए ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो पाए जाते हैं लेकिन इनका नंबर ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है P एलिमेंट्स ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं, H80 फैमिली एलिमेंट्स, TC1 एंड मैरिनर एलिमेंट्स, ये डीएनए ट्रांसपोजोन्स के उदाहरण हैं। बहुत ही कॉमन नहीं है, इनके नाम आपने बहुत ज्यादा नहीं सुने होंगे, P एलिमेंट्स का नाम सुना होगा। तो आप यहां पर P एलिमेंट्स को ध्यान रख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, ये सबसे ज्यादा फेमस है। तो यूकैरियोट्स में P एलिमेंट्स, H80 फैमिली एलिमेंट्स एंड TC1 मैरिनर एलिमेंट्स, ये नॉन रेप्लिकेटिव डीएनए ट्रांसपोजोन्स हैं, ठीक है। इनके एंड पर टर्मिनल जो इन्वर्टेड रिपीट्स पाए जाते हैं दैट फ्लैंक कोडिंग रीजन्स विद इंट्रॉन्स, उनमें इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। चलिए अगला चार्ट देखते हैं। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स,
रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में आप समझ सकते हैं ये मेनली यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला है वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का स्ट्रक्चरल कैरेक्टर आप जानते हैं, टर्मिनल लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स होना, इंटीग्रेज और आरटी जीन होना। ठीक है, और रेट्रोवायरस लाइक जो गैप प्रोटीन है गैग, उसके बारे में अभी लास्ट में आपको बताएंगे। तो जो वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर का कैरेक्टर है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट एट एंड्स, इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जीन। टी वाई एलिमेंट्स ईस्ट में वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का उदाहरण देखिए यूकैरियोटिक में, टी वाई एलिमेंट्स ईस्ट में, कॉपिया एलिमेंट्स ड्रोसोफिला, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड रेप्लिकेटिव। आप ये ध्यान रखेंगे जो रेट्रोवायरस होते हैं वो हमेशा रेप्लिकेटिव मोड में ही जाते हैं क्योंकि डीएनए तो बनेगा ही, तो ये आपको ध्यान रखना है, टी वाई एलिमेंट्स एंड कॉपिया एलिमेंट्स। पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, एफ एंड जी एलिमेंट्स ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में एफ एंड जी एलिमेंट्स पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है। लाइन एंड साइन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एलिमेंट्स इन मैमल्स, मैमल्स में लाइन और साइन। और आपको ध्यान रखना है ALU सीक्वेंस मनुष्य में, ह्यूमंस में, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड रेप्लिकेटिव मैनर में जाएंगे, 5 प्राइम यूटीआर, 3 प्राइम यूटीआर एंड 80 रिच सीक्वेंस ORF एंड ORF कोडिंग जीन्स होंगे भी नहीं भी होंगे, आप ये भी ध्यान रखना है। ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस आपको मैं बता चुका हूं। ये वायरस है यूकैरियोटिक सिस्टम में, आपको ध्यान रखना है TY एलिमेंट्स, कॉपिया एलिमेंट्स ये वायरस लाइक हैं। और जब आप पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में आएंगे तो लाइन और साइन और ALU के याद रखिए, लाइन एंड साइन एंड ALU ये पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं। चलिए अब मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और रेट्रो वायरसेस के बारे में। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स एंड रेट्रो वायरसेस, आपको यह ध्यान रखना है दोनों में क्या अंतर है आप ये समझ लें। ये ट्रांसपोजोन्स हैं और ये वायरस हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, मूव विद इन सेल, जो सेल का जीनोम है उसी में मूव कर सकते हैं। ठीक है, और यदि हम वायरस की बात करें तो मूव वन सेल टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरी सेल में जा सकता है, एक सेल से दूसरी सेल में, आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये अपने आप को प्रोटीन से कोट नहीं करते हैं, कोटेड विथ प्रोटीन, ये प्रोटीन से कोटेड नहीं होते हैं। आपको पता है वायरस अपने आप को प्रोटीन से कोड कर लेते हैं जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं, जो स्मॉल प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। तो इनमें क्या है, कोटेड विथ प्रोटीन। आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट ये आता है कि ये गैग और पॉल जीन्स एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जबकि यहां पर यदि हम देखें तो ये गैग, पॉल एंड इन्वेलप जीन्स एक्सप्रेस करते हैं। जो इन्वेलप की प्रोटीन से ये उनको भी कोड करते हैं। आपको
ये ध्यान रखना है रेट्रो वायरसेस के बारे में और रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के बारे में। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जनरली हमारे जेनेटिक जो सीक्वेंसेस हैं उनको इंटरप्ट करते हैं, जिसकी वजह से डिजीज हो सकती है। जो वायरस होते हैं दे आर डिजीज कॉजिंग पैरासाइट, ये डायरेक्ट हमारी जो इम्यून सेल्स हैं उनको टारगेट करते हैं, स्पेशली टीएच सेल्स को, CD4 पॉजिटिव सेल्स को, और उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। तो इस वजह से रेट्रो ट्रांसपोजोन्स रेट्रो वायरस नहीं है। उसके 2-3 कारण आप समझ लें। ये रेट्रो वायरस की तरह अपने आरएनए को डीएनए में तो कन्वर्ट करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये वायरस नहीं है, क्योंकि एक सेल से दूसरी सेल में नहीं जा सकते, इन्फेक्ट नहीं करते हैं। फंडामेंटल डिफरेंस तो यही है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये हमारे डायरेक्ट कोई डिजीज कॉज नहीं करते हैं। यदि कहीं अनयूजुअली हमारे किसी फंक्शनल जीन में आकर के डायरेक्ट इंसर्ट हो गए तो हमारे जेनेटिक फंक्शन को ये क्या करेंगे, इंटरप्ट कर सकते हैं, इस वजह से डिजीज हो सकती है। जबकि जो वायरस होता है वो डायरेक्ट हमारे किसी पर्टिकुलर सेल्स या टिश्यू को टारगेट करके उन सेल्स की अपनी एक्टिविटी या टिश्यूज की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसे सप्रेस करने लगते हैं, जिससे डिजीज हो सकती है। ये बेसिक डिफरेंस हैं जो रेट्रो वायरसेस हैं और रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डीएनए रिपेयर के बारे में। डीएनए रिपेयर क्या होता है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।